साथियों नमस्कार। एक बार पुनः इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है मतलब यूपी पीसीएस, आरओ और बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी जिसको हम कह लेते हैं अक्सर, इसके लिए प्री स्पेशल एक मतलब संक्षिप्त रिवीजन कर रहे हैं। क्रैश कोर्स टाइप का आप कह सकते हैं, या पीटी स्पेशल या प्री स्पेशल रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें हम मतलब पूरा टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। उन टॉपिक्स को हम हल्के में ले लेते हैं और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या कुछ टेक्निकल टाइप के प्रश्न होते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो इसी क्रम में भारतीय संविधान से रिलेटेड या पॉलिटी विषय से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में है, उसके कुछ टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। तो कल हमने संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, या जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की। प्रस्तावना। आज हम संविधान की प्रमुख अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए पहले। अनुसूचियों को समझने से पहले, जो कि आपने शायद बार बार पढ़ा ही होगा, कि हमारे मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, ठीक। और 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थीं? 8 अनुसूचियां। और भाग कितने थे? 22 भाग थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अब क्या है, वर्तमान में अगर मूल रूप से देखा जाए तो इतने ही अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गई है। वर्तमान में अगर मूल रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद ही हैं, उसी में का खा गा या ABCD करके जोड़ा गया है। लेकिन अनुसूचियां एक नए सिरे से ही जोड़ दी गई हैं, यानी अनुसूचियों की संख्या अब 8 नहीं है, अब 12 है, ठीक। भाग भी देखा जाए तो अभी भी 22 भाग ही हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। तो क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, बाकी 4 जोड़ी गई हैं, तो ये चारों अनुसूचियां जो है किसी न किसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, ठीक है, किसी न किसी संशोधन द्वारा। तो कुल मिला के वर्तमान में अगर कहा जाए तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, और उन 12 अनुसूचियों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 12 अनुसूचियों को बहुत अंदर तक या बहुत डिटेल तक आपको समझाने से पहले हम आपको अनुसूचियों को एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं, और ताकि आपको अनुसूचियां आसानी से याद हो जाएं कि किस अनुसूची में क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट करके चीज़ों से, अन्य चीज़ों से कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आसानी से हमको याद हो जाए। जैसे 12 अनुसूचियां हैं, तो जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा संविधान एक पुस्तक है। तो कोई भी संविधान होता है, कोई भी पुस्तक होती है, तो उसमें शुरू में क्या दिया होता है? विषय सूची दी होती है। और विषय सूची में मतलब ये बताया होता है कि अंदर क्या क्या है, कहाँ है, किस पेज पे है। उसी प्रकार हमारे संविधान के जो 12 अनुसूचियां हैं, उसमें पहली अनुसूची जो है वो जान लीजिए एक तरीके से विषय सूची है, ठीक है। पहली अनुसूची जो है हमारे संविधान की पुस्तक की, ये समझ लीजिए कि विषय सूची टाइप की है, यानी कि इसमें क्या क्या अंदर में हमारे संविधान में है ये दिया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो 2 टाइप के राज्य बनाए गए हैं। एक राज्य जो हैं, मतलब जो 28 राज्य हैं विधानसभा वाले, जो विधानसभा वाले राज्य हैं, एक टाइप के ये हैं। और दूसरे राज्य हैं केंद्र शासित, उनको बोलते हैं, यानी उन पर केंद्र का शासन है। वहाँ या तो विधानसभा नहीं है, और या तो विधानसभा है फिर भी वो केंद्र शासित हैं, ठीक है। वो मतलब वहाँ की ऑफिशियल पावर जो है, कार्यालयी शक्ति जो है, संवैधानिक शक्ति जो है, केंद्र के पास है, कोई भी कानून बनाने का, कोई भी डिसीजन लेने का। तो ये जो दोनों प्रकार के राज्य हैं, यानी जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं,
इन दोनों के विषय में बताया गया है प्रथम अनुसूची में। ठीक, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कोई भी पुस्तक होती है, सबसे पहले उसमें विषय सूची दी होती है। उसी प्रकार हमारे संविधान रूपी पुस्तक की जो पहली सूची है उसमें एक तरीके से जान लीजिए विषय सूची दी गई है। विषय सूची में ये बताया गया है कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत होंगे, मतलब जैसे यूपी, एमपी, बिहार है, ठीक है, तो इनके नामों का उल्लेख है और इनकी सीमाओं का उल्लेख है। यानी 28 राज्य और उनकी सीमाओं का उल्लेख प्रथम अनुसूची में मिलेगा, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी सीमाएं हैं उनका उल्लेख मिलेगा। यानी हमारे संविधान की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। ठीक, दूसरी अनुसूची देखिए, कोई भी राज्य होगा तो उसके कुछ पदाधिकारी होंगे। ठीक है, कोई भी राज्य होगा तो उसके कुछ पदाधिकारी होंगे, और पदाधिकारी होंगे तो उनको कुछ वेतन भत्ते भी दिए जाएंगे, तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की बात की गई है। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको ऐसे ही समझते चलिए ध्यान से। ठीक, तीसरी अनुसूची देखिए, तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण करते हैं, तो कह सकते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। या ऐसे कह लीजिए कि तीसरी यानी 3 आ रहा है और था 3 अक्षरों से मिलकर ये शब्द भी बना है, तो 3 अक्षरों वाला शब्द यानी शपथ तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक, इसके बाद आपकी चौथी अनुसूची आएगी। चौथी अनुसूची क्या है? देखिए, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सभा शब्द जुड़ा हुआ है, और कहा जाता है आमतौर पे जहाँ 4 लोग जुड़ जाएं वहाँ सभा शुरू हो जाती है। 4 लोग जहाँ इकट्ठा बैठ के चर्चा करने लगें वहाँ सभा शुरू हो जाती है। तो यानी चौथी अनुसूची सभा यानी राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची देखिए, अंग्रेजी का जब 5 आप लिखोगे तो ऐसे बनेगा, कुछ यस टाइप का बनता है, यस टाइप का। ठीक है, यस से क्या होता है? एससी और एसटी होता है। ठीक है, तो एससी और एसटी से रिलेटेड पांचवी अनुसूची है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। जब आप पांचवी अनुसूची की बात करोगे, अंग्रेजी में 5 लिखोगे, कुछ इस टाइप का लिखोगे, यानी अंग्रेजी के यस अक्षर टाइप का ये बनता है। यस से एससी और एसटी होता है, तो एससी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित बातें पांचवी अनुसूची में कही गई हैं। ठीक है, छठी अनुसूची पे जब हम आते हैं तो छठी अनुसूची में देखिए केवल 4 राज्यों की बात की गई। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी दोनों से रिलेटेड बातें की गई हैं, जबकि छठी अनुसूची में केवल एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है, वो भी केवल 4 राज्यों के। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ये क्या बन गया? अगर इसका कोड बनाओगे आप तो AMTM, इसको इसे कोड से याद किया जाता है आसानी से। ठीक है, छठी अनुसूची AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में क्या है? देखिए, 7वीं अनुसूची में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी शक्तियों का पृथक्करण है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण है, पृथक्करण। देखिए, हमारा राज्य यानी हमारा देश या हमारा संविधान जो है 3 यूनिट में डिवाइड करके शक्तियों का उपयोग करता है, या कह लीजिए हमारा राज्य जो है 3 यूनिट में शक्तियों का विभाजन करके जो है शासन करता है। पहली यूनिट क्या होती है? केंद्र सरकार हमारी होती है।
दूसरी यूनिट राज्य सरकारें होती हैं, और तीसरी यूनिट क्या होता है शक्ति का, कि उसमें केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। तो इसी सहूलियत के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियों को बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे। विषय का मतलब किन किन विषयों पे कानून केंद्र बना सकता है, ये बताया गया है 97 क्या बोलते हैं संघ सूची में। ठीक है, तो इसमें मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे। फिलहाल इस समय 98 या 100 सब्जेक्ट हैं। ये परीक्षा में जब आएगा 98 या 100 ऑप्शन में रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन आप चूज करेंगे। ये जान लीजिए कि 98 या 100 हैं। कुछ कुछ पुस्तकों में 98 मिलता है, कहीं कहीं 100 मिलता है। राज्य सूची में मूल रूप से 59 विषय थे, 66 विषय थे। फिलहाल इस समय 59 विषय राज्य सूची में हैं। इसी प्रकार समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे। फिलहाल इस समय 52 विषय हैं। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है, 7वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, कहाँ पे की गई है? 7वीं अनुसूची में, और ये अनुच्छेद 246 के तहत है। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अनुच्छेद 246 के तहत है, 7वीं अनुसूची में है। 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मूल रूप से 97 विषय इसमें थे। फिलहाल इस समय 98 या 100 हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, इस समय 59 विषय हैं। ठीक है, जैसे कुछ विषय इसमें आ गया संघ सूची में, जैसे रक्षा, संचार, विदेश, ये सब मामले जो है केंद्र सरकार के तहत आते हैं। जनगणना हो गया, ठीक है, ये सभी कह लीजिए कि केंद्र सूची या संघ सूची का विषय हैं। इन पे नियम या कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, इसी प्रकार राज्य सूची में जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, और चिकित्सा हो गया, ऐसे कुछ कुछ विषय आते हैं जो राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में आप देखते होंगे कि कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जिन पर तमाम तरीके की योजनाएं केंद्र सरकार भी लॉन्च करती है और राज्य सरकार भी लॉन्च करती है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे देख रहे हो कानून या योजना राज्य सरकार भी शुरू करती, केंद्र सरकार भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो संघ सूची इस समय 98 विषय या 100 विषय, प्रारंभ में मूल संविधान में 97 विषय थे। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, इस समय 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, इस समय 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 344 और 51 में इनकी बात की गई है। ठीक है, देखिए मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कुल 18 भाषाएं थीं। कितना? 18 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दी गई थी। ठीक है, बाद में कुल 4 भाषाएं और जोड़ी गईं। बाद में कुल 4 भाषाएं इसमें और ऐड की गईं, और इस तरीके से अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। मूल रूप से 14 भाषाएं थी उस समय, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गईं, किसी न किसी संशोधन द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गईं। तो इस समय भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितनी हो गई है? 22 हो गई। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, इसको जानने से पहले हमें जान लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं उनको हम कहते हैं राजभाषा। क्या कहते हैं? राजभाषा। ध्यान रहे, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। तो राजभाषा में पहली भाषा असमिया है, दूसरी बंगला है, तीसरी बोडो है, चौथी डोगरी है, 5वीं गुजराती, फिर हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाएं हैं। अब इसमें से जो 8 भाषाएं किसी न किसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं
हम उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, सिंधी एक भाषा है, सबसे पहले 21वें संशोधन द्वारा इस भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दी गई थी और 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अलग से ऐसे याद कर लीजिए कि सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 21वें संशोधन 1967 द्वारा। ठीक है, सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 21वें संशोधन 1967 में। इसके बाद 3 और भाषाएं जोड़ी गईं। इसका कोड हम लोग ऐसे बना लेते हैं KMN। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। KMN से याद हो जाता है आसानी से, इसलिए कोड बनाया गया। तो 71वां संशोधन हुआ। सबसे पहले 21वां संशोधन हुआ 1967 में, फिर 71वां संशोधन हुआ 1992 में। ठीक है, 1992 में 71वां संशोधन हुआ तो कुछ और भाषाएं, 3 और भाषाएं जोड़ी गईं KMN, यानी अब नई भाषाएं कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। पहले सिंधी को जोड़ा गया 1967 में 21वें संशोधन द्वारा, फिर 71वें संशोधन 1992 द्वारा KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। फिर क्या हुआ? 92वां संशोधन हुआ 2003 में। ठीक है, 92वां संशोधन हुआ 2003 में। इसका कोड है BDMS। ठीक है, तो अब कितनी हो गई? सिंधी 1, 3 ये 4 हो गया, 4 ये एक साथ जुड़ गई, 8 हो गया। ठीक है, तो BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ी गई? 92वें संशोधन 2003 द्वारा। तो अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? टोटल 22 हो गई। और फिर 2011 में क्या किया गया? इसमें कोई संशोधन तो नहीं हुआ, लेकिन 2011 में जो उड़िया भाषा थी इसको बदल करके ओडिया भाषा नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? ओडिया भाषा। ठीक है, ओडिया। तो फिर से हम इसकी टाइमलाइन बताते हैं। 8वीं अनुसूची राजभाषा से रिलेटेड है, जिसमें कुल 22 राजभाषाएं हैं। मूल रूप से इसमें 14 राजभाषाओं को जगह दी गई थी। ठीक है, बाकी 8 राजभाषाएं किसी न किसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, जिसमें से सिंधी को 21वें संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संशोधन 1992 में हुआ, उसमें KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। फिर 2003 में 92वां संशोधन हुआ और फिर BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ लिया गया। 2011 में उड़िया भाषा का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया, ओडिया। ठीक है, अब चलिए 9वीं अनुसूची पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, हमने आपको अभी बताया था कि मूल रूप से हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, तो बाकी 4 अनुसूचियाँ जाहिर सी बात है किसी न किसी संशोधन द्वारा जुड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला संशोधन हुआ हमारे संविधान का वो 1951 में हुआ था और पहले संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 31 ख के अंतर्गत शामिल किया गया था और ये भूमि सुधारों से संबंधित है। ठीक, 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कि क्या 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो 24 अप्रैल 1995 के बाद 9वीं अनुसूची में जो कानून डाल दिए गए हैं, शामिल किए गए हैं, उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 52वें संशोधन और 52वां संशोधन हुआ 1985 में। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से, दल बदल कानून से। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102 एवं 191 यानी 102 में संसद में सदस्यों के दल बदल से रिलेटेड प्रावधान है और 191 में
राज्य विधानमंडलों में दल बदल से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक, तो 52वां संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 11वीं अनुसूची जो है अनुच्छेद 243(6) के तहत आई। ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों का संशोधन तो आपको याद ही होगा, बहुत बार इसको पढ़े होंगे कि 73वां संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जब ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो अनुच्छेद 243(6) के तहत 11वीं अनुसूची में इसको जगह दी गई थी। तो ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। तो 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई 73वें संशोधन द्वारा 1992 द्वारा। ठीक, पंचायतों से रिलेटेड है, ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से रिलेटेड है। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। ठीक है, और लेकिन पंचायतों ने एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य कब करना शुरू किया था? 1993 में। ठीक, तो 73वां, मतलब ऐसे याद कर लीजिए, 73वां संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन पंचायतों ने संवैधानिक रूप से कार्य करना शुरू किया था 1993 में, 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, और एक क्वेश्चन यही और जान लीजिए, पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है? पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन से 1993 में पंचायतों ने संवैधानिक रूप से कार्य करना शुरू किया था। लेकिन पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2010 में हुई थी। ठीक, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला 24 अप्रैल 1993 को 73वें संशोधन 1992 द्वारा। 2010 से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जा रहा है, क्योंकि 1993 में इसी दिन पंचायतों की या पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अब 12वीं अनुसूची देखिए, 11वीं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है। एक चीज़ और जान लीजिए कि ग्राम पंचायतों से संबंधित विषय 29 हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और नगर पालिकाओं से संबंधित विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। 243(6) के तहत इसको जगह दी गई है और 243(ब) के तहत नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में जगह दी गई है। और ये 74वां संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 73वां संशोधन भी 1992 में हुआ था और 74वां संशोधन भी 1992 में ही हुआ था। 73वां संशोधन पंचायतों से संबंधित है और 74वां संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो 73वां 74वां संशोधन ये हो गया, 11वीं और 12वीं अनुसूची ये हो गई। तो कुल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। तो एक बार इनका ओवरव्यू हमने कर दिया, अब थोड़ा और इनको हम डिटेल में रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, पहली अनुसूची में हमने क्या बताया कि पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र हैं तथा केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र हैं या सीमाएं हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है पहली अनुसूची के तहत आता है। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार आदि हैं, यानी पदाधिकारियों के, एक लाइन में यही याद कर लीजिए कि दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते ये हैं दूसरी अनुसूची में। ठीक, और इसमें कौन कौन से पदाधिकारी शामिल हैं, इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद है ये हमने लिखा है यहाँ पे, लेकिन आपको याद करना भी ज़रूरी नहीं। अभी आप दूसरी अनुसूची में क्या क्या है इस पर अपना ध्यान दीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की गई है, राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते की बात की गई है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते की बात है,
राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात है, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते की बात है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात है, और कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते की बात इसमें की गई है। तो किन किन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की बात दूसरी अनुसूची में की गई है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तीसरी अनुसूची हमने बताया ही कि पदाधिकारियों के शपथ से रिलेटेड है, और किन किन पदाधिकारियों के शपथ की बात इसमें की गई तीसरी अनुसूची में। तो संघ के जो मंत्री लेते हैं शपथ, उनका भी उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। जैसे केंद्र सरकार जब बनती है, नई सरकार का गठन होता है, तो उसके पदाधिकारी जो शपथ ग्रहण करते हैं उसका उल्लेख भी इसमें है। संसद के निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी शपथ का वर्णन है, संसद के सदस्यों का वर्णन है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं उसका वर्णन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का वर्णन है, राज्य मंत्रियों की यानी राज्यों के मंत्रियों की शपथ का वर्णन है, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, विधानमंडल के निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी शपथ का वर्णन है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का वर्णन है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो किसकी किसकी शपथ है इसमें, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। हमने बताया ही कि जहाँ 4 लोग बैठे वहाँ सभा शुरू हो जाती है, इसी तरीके से इसको कोरिलेट कर लीजिए। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित, राज्यसभा में सभा शब्द लगा हुआ है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित चौथी अनुसूची है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पांचवी अनुसूची अंग्रेजी के फाइव जो है अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा बनता है, तो इसका मतलब ये एससी और एसटी से रिलेटेड है, ऐसे इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक। और छठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, एसटी क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। कौन कौन, एएम, टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात की गई है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, अब 98 या 100 हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, अब 59 हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं, ठीक है। इधर मैंने डिटेल ये भाषाओं पे बताया ही कि मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं किसी न किसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई। सबसे पहले 21वां संशोधन 1967 में हुआ तो सिंधी जोड़ी गई, फिर 71वां संशोधन 1992 में हुआ, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, ठीक है। और फिर जो है क्या बोलते हैं 92वां संशोधन हुआ, 92वां संशोधन 2003 में हुआ, 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 2011 में उड़िया का नाम बदल दिया गया और उसको ओडिया कहा गया, ठीक। 9वीं अनुसूची 31 खा पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। हमने शुरू में बताया ही कि जब हमारा संविधान बना था तो मूल रूप से कुल 8 अनुसूचियाँ थी, बाकी सभी अनुसूचियाँ किसी न किसी संशोधन द्वारा जुड़ी हैं। तो 9वीं अनुसूची जुड़ी है पहले संशोधन 1951 द्वारा, ठीक है। और 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानून, 9वीं अनुसूची में जो 24 अप्रैल 1975 के बाद कानून शामिल
किए गए हैं उनकी भी न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है या उच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान है। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है। 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पे अभी हमने डिटेल में समझाया। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, पंचायतों से रिलेटेड है, इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई और ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, इसमें 18 विषय हैं। ठीक, तो संविधान की अनुसूचियों पर ये हमारा जो है डिटेल में डिस्कशन था। जिस टॉपिक पे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम, जो टॉपिक आप यहाँ वीडियो में देखिए, उस टॉपिक का वीडियो देखने के बाद तुरंत आप घटना चक्र का वो वाला चैप्टर लगा लीजिए जिसका यहाँ डिस्कशन हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हमने आज संविधान की अनुसूचियों का डिस्कशन किया, तो तुरंत संविधान के अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिए गए हैं, पूछे गए हैं, उनको सबको यहीं लगा लीजिए। फिर आपका अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन जीवन में कभी गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है। ठीक है, बाकी ये वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी लाइक करिए, आप खुद दोस्तों से लाइक करवाइए, दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद।